रील वाला 2.1 पे आपका स्वागत है। और चलिए इस वीडियो में हम तत्वों के वर्गीकरण चैप्टर से महत्वपूर्ण तथ्यों को लिए हैं जो आपके आने वाले एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण साबित हो सकता है। मैंने इस चैप्टर का सभी वीडियो अपलोड कर दिया है और पूरे के पूरे पीरियोडिक टेबल हम कैसे याद करें उस तरीक़ों को भी बताया है। साथ में न्यूलैंड के एस्टक के नियम, ठीक है, और त्रिक नियम, ये भी मैंने वीडियो के थ्रू आपको बहुत ही अच्छे तरीक़े से समझा दिया है, जो कि आपके आगे आने वाले दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो आप वो सब वीडियो को भी देखें। और इस वीडियो में हम उसी चैप्टर से ऑब्जेक्टिव जितने भी प्रश्न बच रहे हैं उसको हम करेंगे। ऑब्जेक्टिव वाले एक प्रश्न मैंने पहले भी कर दिया है, लेकिन फिर से जो शेष बच गया था उसको भी हम आज के वीडियो में क्लियर कर लेंगे। तो चलिए देखते हैं। यदि आप मेरे पिछले वीडियो को देखे होंगे तो आप सारे के सारे इसमें का प्रश्न कर देंगे। यदि नहीं देखे हैं तो इस वीडियो को देखने के बाद उसको ज़रूर देखें, ताकि आपको याद करने की ज़रूरत नहीं पड़े। क्योंकि एक बार समझ लीजिएगा आप तो हमेशा के लिए आपको याद हो जाएगा। तो मेरा आपसे निवेदन है कि आप उस वीडियो को जाकर ज़रूर देखें। चलिए इसमें देखते हैं कौन कौन से प्रश्न है मेरा। ठीक है, तो सबसे पहला मेरा प्रश्न है कि 10, 18, 36, 54 और 86, ठीक है, पूछा गया, सारा का सारा सवाल पूछा गया है। ये आपका है क्या, 10, 18, 36, 54, 86। ये जो क्रमांक है, क्रमांक वाले जो एलिमेंट हैं जिसका परमाणु संख्या 10 है, 18 है, 36 है, 54 है, ये सभी तत्व किस कैटेगरी में आते हैं? ठीक है, एक धातु होता था, एक अधातु होता था, एक उपधातु होता था और एक अक्रिय गैस होता था। एलिमेंट को इतने तरीक़े से बांटा गया था, धातु, अधातु, उपधातु और अक्रिय गैस। तो 10, 18, 36, 54 और 86 किस में आता है? तो किस में आ जाएगा? अक्रिय गैस। क्या हम बोलेंगे इसको? अक्रिय गैस, या इसको नोबेल गैस भी बोला जाता है। क्या बोला जाता है? नोबल गैस या अक्रिय गैस बोला जाता है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम। नेक्स्ट मेरा है सोडियम बुनसेन ज्वाला का कलर जो है वो कैसा होता है? ठीक है, सोडियम बुनसेन ज्वाला का कलर कैसा होता है? ठीक है, तो क्या हो जाएगा मेरा सही आंसर? सुनहरा पीला। क्या होगा? सुनहरा पीला हो जाएगा। ठीक है, सारे के सारे प्रश्न एनसीईआरटी बुक से लिए गए हैं और पिछले एग्जाम में बहुत प्रश्न इसमें से जो है वो पूछा गया है। तो जो प्रश्न नहीं भी पूछे गए हैं, और चूंकि एनसीईआरटी से मैंने इसीलिए लिया है कि इस बार यदि क्वेश्चन को चेंज कर दे तो आपको यहाँ से क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न को हम देखते हैं। नेक्स्ट है, वह कौन सा गैस है जिसका किसी आवर्त में आयनन विभव सबसे अधिक होता है? ठीक है, तो आयनन विभव सबसे अधिक किसका होता है? पूरे पीरियोडिक टेबल में हम देखेंगे तो आयनन विभव जो है वो सबसे अधिक किसका होता है? मैंने जब पीरियोडिक टेबल बताया है तो उसमें बताया है कि आयनन विभव किसका कम होता है और किसका ज़्यादा होता है। तो आयनन विभव सबसे अधिक किसका होता है? तो निष्क्रिय गैस, नोबेल गैस का। नोबेल गैस कौन कौन सा है? हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टन, जेडन, रेडॉन। हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टन, जेडन, रेडॉन। ठीक है, ये सब क्या है? 18वें ग्रुप का भी है या 0 ग्रुप का भी बोला जाता है। ठीक है, क्लियर है? और ये क्या है? इसका आयनन विभव क्या होता है? सबसे अधिक होता है। क्या होता है? आयनन विभव सबसे अधिक होता है। तो किसी का भी पूछते तो आप बता सकते हैं। ठीक है, हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टन, जेडन, रेडॉन। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट मेरा है, सभी धातुओं के नाइट्रेट जल में क्या होते हैं? ठीक है, पूछ देगा आपको कि धातु के जो नाइट्रेट होता है वो जल में क्या होता है? विलेय होता है, अविलेय होता है, या कोई प्रभाव नहीं डालता है? ठीक है, इस तरह से आपको ऑप्शन में देगा। तो सभी धातु के नाइट्रेट, याद रखिएगा, धातु के नाइट्रेट क्या होता है? तो जल में विलेय होता है। क्या होता है? जल में विलेय होता है। क्लियर है? नेक्स्ट देखते हैं हम। नेक्स्ट है, मेंडलीफ की आवर्त सारणी में आवर्त की संख्या कितनी है? बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है दोस्त, आपको याद रहना चाहिए कि मेंडलीफ की आवर्त सारणी में आवर्तों की संख्या कितनी है। तो मेंडलीफ की आवर्त सारणी में आवर्तों की संख्या कितनी है? 7 है। या किसी के भी आवर्त में पूछते, ठीक है, मेंडलीफ का या मोसले का, ठीक है, तो दोनों में है जो आपको आवर्त की संख्या कितनी है? 7 ही है, 7 ही है।
ठीक है। लेकिन वर्ग की संख्या पूछेगा तो आपको क्या हो जाएगा, एक में 9 है और एक में 18 है। अब कमेंट करके आप बताएं कि किस में 9 है और किस में 18 है, क्योंकि मैंने पिछले वीडियो में बता दिया है और 2-3 बार और भी कोई वीडियो डाला है जिसमें मैंने आपको बताया है। तो आप इससे बताएं ज़रूर, ठीक है। मैं ये बता दिया कि आपको कोई किसी का भी आवर्त के बारे में पूछेगा, मेंडलीव का पूछे या मोसले का पूछे, आपको आवर्त की संख्या कितनी होगी, 7 ही होगी। क्लियर। नेक्स्ट प्रश्न है, वे तत्व जो सामान्यतः बहु ऑक्सीजन अवस्था प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, क्या करता है, बहु ऑक्सीजन अवस्था प्रदर्शित करता है और जिनके आयन सामान्यतः रंगीन होते हैं, वे क्या कहलाते हैं। ठीक है, आपको यही जनरली प्रश्न पूछेगा कि जिनके आयन सामान्यतः रंगीन होते हैं, यानी कि किसके आयन जो है, शॉर्ट में आप याद रखें, किसके आयन जो है वो क्या होता है, रंगीन होता है। तो क्या हो जाएगा, संक्रमण तत्व का। संक्रमण तत्व हम बताए थे, कहाँ से कहाँ तक बताए हैं संक्रमण तत्व है, ये सारे के सारे मैंने जब पीरियोडिक टेबल बताया है तो उसमें बताया है कि कौन कौन से संक्रमण तत्व है, एलिमेंट है। ठीक है, तो आप उसको देखें तो क्या हो जाएगा, संक्रमण एलिमेंट क्या होता है, रंगीन होता है। क्या होता है, रंगीन होता है। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट है, अधातु होते हैं। ठीक है, यहाँ पे पूछ दिया है अधातु होते हैं। ठीक है, तो अधातु होते हैं क्या, सबसे अधिक सक्रिय। ठीक है, सबसे अधिक सक्रिय। यदि या ऐसे भी पूछ सकता है कि सबसे अधिक सक्रिय कौन होता है, तो अधातु होता है। अधातु होता है तो सबसे अधिक सक्रिय होता है। ठीक है, और इसीलिए ये धातु से क्या करता है, संयोग करता है। जैसे सोडियम और क्लोराइड, सोडियम क्या है, धातु है, और क्लोरीन क्या है, अधातु है। ठीक है, तो दोनों क्या करता है, रिएक्ट करता है। एक अधातु है, धातु से कब रिएक्ट करेगा भाई, जब वो क्रियाशील रहेगा। क्लियर। नेक्स्ट, आवर्त सारणी के तत्वों को एक ही समूह में क्यों रखा गया है। हर एक पॉइंट मैंने पीरियोडिक टेबल में बता दिया है। ठीक है, तो इसलिए मैं बोला कि आप यदि उसको देखे होंगे पीरियोडिक टेबल पे तो आपको सारे के सारे प्रश्न जो है वो सोल्व हो जाएंगे। तो यहाँ पे पूछा है प्रश्न, मेरा यहाँ पे प्रश्न पूछा है, आवर्त सारणी के तत्वों को एक ही समूह में क्यों रखा गया है। ठीक है, हम बताए थे कि एक समूह में तत्वों को रखा गया है, किसी खास गुण जो मिलता है उसके कारण रखा गया है। तो क्यों रखा गया है तत्वों को एक ही समूह में, क्योंकि उनके गुण जो है वो आपस में क्या होता है, मिलता है। एक ही गुण रहने के कारण क्या है, उनको एक ही समूह में रखा गया है। ऐसा आप लोग देखे होंगे स्कूल वगैरह में भी, कॉलेज वगैरह में भी, या कहीं पे भी ग्रुप बनाया जाता है, समूह बनाया जाता है। तो इसलिए समूह बनाया जाता है चूँकि एक कैटेगरी के लोग को एक में रख दिया जाता है। मांसाहारी खाने के लिए मांसाहारी वाले के साथ, शाकाहारी खाने वाले के शाकाहारी के साथ। तो इस तरह से तो यहाँ पर भी आवर्त सारणी में यही रूल को अप्लाई किया गया है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न हम देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न मेरा है, औद्योगिक रूप से प्रमुख लेड का अयस्क क्या है। ठीक है, लेड का अयस्क क्या है, बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है कि लेड का अयस्क क्या है। ठीक है, तो गैलेना होता है। क्या होता है, गैलेना होता है। किसका, लेड का। बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको याद भी होगा, बहुत लोग दोस्तों को याद भी होगा ये। नेक्स्ट प्रश्न हम देखते हैं, किसी तत्व की इलेक्ट्रॉन बंधुता क्या प्रकट करती है। ठीक है, जब किसी तत्व के हम इलेक्ट्रॉन बंधुता के बारे में विचार करते हैं तो इलेक्ट्रॉन बंधुता के बारे में क्या होता है, इलेक्ट्रॉन बंधुता के बारे में भी मैंने डिटेल्स में उसमें बताया है। तो इलेक्ट्रॉन बंधुता क्या होता है, उत्पन्न ऊर्जा होता है। ठीक है, जो उत्पन्न ऊर्जा उसमें होता है इलेक्ट्रॉनों को जोड़ने के लिए। ठीक है, तो उसको क्या हम बोलते हैं, इलेक्ट्रॉन बंधुता बोलते हैं, इलेक्ट्रॉन बंधुता बोलते हैं। ठीक है, डिटेल से मैंने वीडियो में बताया है, वीडियो को देख लीजिएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, दुर्लभ मृदा तत्वों के पूर्ण संख्या कितनी है। ठीक है, यानी कि जितने भी दुर्लभ जो मृदा धातु तत्व है, एलिमेंट है, सॉरी तत्व है, उनकी संख्या कितनी है, तो 14 है। ठीक है, दुर्लभ मृदा में कितना आ जाएगा, तो 14 एलिमेंट आ जाएगा आपको। ठीक है, तो इस नेक्स्ट है, भारत में पाया जाने वाला टाइटेनियम युक्त खनिज कौन सा है। ठीक है, टाइटेनियम युक्त खनिज कौन सा है, तो वह खनिज के बारे में पूछ रहा है जिसमें टाइटेनियम पाया जाता है। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और अनजान क्वेश्चन है, तो आप इसको याद रखिएगा कि
टाइटेनियम जिसमें रहता है, जिस खनिज में, उसको, उस खनिज का नाम क्या है? तो इलेमोनाइट है, इलेमोनाइट है। ठीक है। नेक्स्ट है, आधुनिक आवर्त सारणी में तत्वों के वर्गीकरण का आधार क्या था? ठीक है, तो ये भी मैंने वीडियो में बताया है कि आधुनिक आवर्त सारणी जो है अभी जो चल रहा है मार्केट में यूज हो रहा है, उसका क्या है? बढ़ता हुआ परमाणु क्रमांक। ठीक है, इसके पहले वाला में क्या था कि परमाणु द्रव्यमान को रखा गया था। परमाणु द्रव्यमान को किस में रखा गया था वो आप कमेंट करके बताएं। लेकिन आधुनिक में क्या किसको रखा गया? एटॉमिक नंबर के आधार पे हम आवर्त सारणी को वर्गीकृत किए। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं प्रश्न को। आवर्त सारणी के छठे आवर्त तथा तीसरे समूह में रखे गए 14 तत्व क्या कहलाते हैं? ठीक है, मैंने उसमें बताया था कि आवर्त सारणी के छठा आवर्त में जो तीसरे समूह में जो रखा गया था उसमें 14 को जो एलिमेंट था, 14 तत्व को क्या कब बोलते थे? तो उसको क्या बोलते थे? दुर्लभ मृदा धातु बोला जाता था। क्या बोला जाता था? दुर्लभ मृदा धातु बोला जाता था। ठीक है, नेक्स्ट, धातु पर एनोड गिरने के आघात से क्या उत्पन्न होता है? जब हम धातु पे एनोड किरण को टकराते हैं तो क्या होता है? एक्स किरण का। और यहीं पे क्या हुआ था? एक्स किरण की खोज हुआ था। एक्स किरण का खोज किसने किया? आप कमेंट करके जरूर बताएं। और ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि धातु पर हम जब किसी एलिमेंट पे क्या करते हैं, एनोड किरणों को प्रहार करते हैं तो वहाँ से एक्स किरणें उत्पन्न हुई थी। और इसी के थ्रू क्या हुआ? हमारे एक्स किरण की खोज हुई, जो अभी चिकित्सा जनक में एक बहुत ही क्रांतिकारी ला दी है। किसी तरह के एक्सरे करने के लिए इसका यूज किया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न, ठोस पदार्थ की अणु की ऊर्जा क्या होती है? ठीक है, यानी कि जो भी ठोस पदार्थ है उसके अणु का एनर्जी क्या होता है? निम्नतम होता है, उच्चतम होता है, सम होता है, विषम होता है, इस तरह से ऑप्शन आपको देगा। तो ठोस पदार्थ के जो अणु रहेगा उसका ऊर्जा क्या हो जाएगा? निम्नतम हो जाएगा। क्या हो जाएगा? निम्नतम हो जाएगा। नेक्स्ट है, द्रव्य का तापमान अधिक रहने पर वाष्पीकरण की प्रक्रिया कैसी होगी? तो ये तो आप भी जानते होंगे कि जब द्रव्य को तापमान अधिक होता है यानी कि उबालने लगते हैं तब उसमें वाष्पीकरण क्या होता है? तेजी से होने लगेगा, वाष्पीकरण की दर बढ़ने लगेगी। अत्यधिक गर्मी भी होती है तो क्या होता है? कपड़ा सूखता है, इसी के थ्रू सूख जाता है, चूँकि वाष्पीकरण की क्रिया क्या हो जाती है? तेज हो जाती है, गर्म होकर के वाष्पीकृत होने लगता है जल। नेक्स्ट है, जिस पद्रव का वाष्प दाब अधिक होता है उसका वाष्पीकरण क्या होगा? ठीक है, यानी जो पद्रव है उसका यदि वाष्प दाब अधिक हो जाएगा, जिसका वाष्प दाब अधिक रहेगा, आप ये याद रखिए, जिसका वाष्प दाब अधिक होगा तो उसका वाष्पीकरण क्या होगा? तीव्र होगा या धीमी होगा? तो सही आंसर हो जाएगा क्या मेरा? तीव्र हो जाएगा। तो जिस वाष्प दाब अधिक रहेगा, ठीक है, जिसका, तो उसमें क्या होगा? उसका वाष्पीकरण क्या हो जाएगा? तीव्र हो जाएगा। नेक्स्ट, वायुमंडलीय दाब बढ़ जाने पर द्रव्य का क्वथनांक बढ़ जाता है। बहुत VVI क्वेश्चन है दोस्त, कि वायुमंडलीय के जब दबाव बढ़ जाएगा, जब प्रेशर बढ़ जाएगा तब क्वथनांक पे क्या असर पड़ेगा? तो क्वथनांक क्या हो जाता है? बढ़ जाता है। और यही प्रक्रिया क्या होता है? प्रेशर कुकर में होता है कि कहीं और पे होता है? आप कमेंट कर जरूर बताएं। ठीक है, कि वायुमंडलीय दाब बढ़ जाना है और वायुमंडलीय दाब का बढ़ जाना कहाँ पे ये प्रक्रिया होती है? ठीक है, तो आप याद रखें कि वायुमंडलीय दाब जब बढ़ जाएगी तो द्रव्य का क्वथनांक क्या हो जाएगा? घट जाएगा, बढ़ जाएगा। तो क्वथनांक क्या होगा? बढ़ जाएगा। क्या होगा? बढ़ जाएगा। नेक्स्ट है, हवा वस्तुतः किसका मिश्रण होता है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी, कि हवा में कौन कौन सा जो चीज़ है वो मिला रहता है, तो किसका मिश्रण है? तो ये क्या है? तत्व एवं यौगिक का मिश्रण है। ठीक है, उसमें कुछ एलिमेंट भी होते हैं और कुछ यौगिक भी होते हैं, कंपाउंड भी होते हैं। ठीक है, तो हवा किसका किसका मिश्रण है? तत्व एवं यौगिक का। नेक्स्ट, मानव शरीर में तत्व के रूप में सर्वाधिक मात्रा किसकी होती है? ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन ये दोस्त, कि हमारे शरीर में जो है वो तत्व के रूप में सबसे अधिक क्या होता है? तो ऑक्सीजन। क्या होता है? ऑक्सीजन। हमारे बॉडी के अंदर ऑक्सीजन सबसे ज़्यादा होता है, वो लगभग कितना होता है? 65%। कितना? 65%। तो ऐसा भी पूछ सकता है कितना परसेंट रहता है और क्या रहता है? तो क्या हो जाएगा? ऑक्सीजन और 65%। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। और एक और बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन और बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है कि ऐसे पदार्थ जिनका द्रव्यनांक एवं क्वथनांक, ठीक है, द्रव्यनांक एवं क्वथनांक कमरे टेम्परेचर से कम होता है।
ठीक है, यानी कि रूम टेम्परेचर पे जिसका द्रव्यमान एवं क्वथनांक कम होगा तो उसको किस में रखेंगे, ठोस, द्रव, गैस, किस में रखेंगे, तो गैस में रखेंगे। क्या हो जाएगा, गैस। तो गैस का क्या होता है, रूम टेम्परेचर पे गैस क्या होता है, इसका द्रव्यमान एवं क्वथनांक क्या होता है, कम होता है। क्या होता है, कम होता है। चलिए नेक्स्ट है पदार्थ की एकमात्र अवस्था जिसमें अणुओं की केवल दोलन गति होती है, कौन सी होती है। ठीक है, यानी कि 3 अवस्था होते हैं पदार्थ का, ऐसे तो चौथी अवस्था, पांचवी अवस्था भी होती है, लेकिन प्रमुखतः 3 अवस्था मानते हैं, ठोस, द्रव एवं गैस को माना जाता है। तो यहाँ पे बोला जा रहा है कि पदार्थ की वह कौन सी अवस्था है, तीनों अवस्था में से बता दें आप, 3 ही अवस्था से आप बताएं जिनमें अणुओं की केवल दोलन गति होती है, ठोस में, द्रव्य में, गैस में। तो ठोस में होती है, क्या होती है, ठोस में। क्या होता है ठोस में, केवल दोलन। तो आपसे ये प्रश्न पूछे कि पदार्थ की वह कौन सी अवस्था है जिसमें अणुओं में केवल दोलन की गति होती है, वो क्या हो जाएगी, आपका ठोस हो जाएगी। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। नेक्स्ट है भिन्न भिन्न द्रव्यनांक वाले ठोसों के मिश्रण को कैसे अलग किया जाता है। ठीक है, यानी कि जिसका अलग अलग द्रव्यनांक है, ठोस पदार्थ है और उसका द्रव्यनांक अलग अलग है, तो उसको हम अलग किस क्रिया द्वारा कर सकते हैं। तो क्या किस क्रिया द्वारा होता है, प्रभाज क्रिस्टलीकरण। क्या बोला जाता है, प्रभाजी क्रिस्टलीकरण द्वारा हम करते हैं। किसको अलग करते हैं, तो भिन्न भिन्न द्रव्यनांक वाला जो ठोस मिश्रण जो मिश्रित रहता है उसको अलग करने के लिए हम यूज करते हैं, कौन, प्रभाज क्रिस्टलीकरण। चलिए नेक्स्ट मेरा प्रश्न है कि भिन्न भिन्न जो क्वथनांक वाले द्रव्यों के मिश्रण को कैसे अलग किया जाता है। अभी हम देखे थे क्या, भिन्न भिन्न क्वथनांक वाले ठोस, ठीक है, लेकिन इसमें क्या है, भिन्न भिन्न क्वथनांक वाले द्रव्यो है, क्या है, द्रव्यो है। तो इसको कैसे, तो द्रव्य को प्रभाजी आसवन विधि द्वारा किया जाता है। और आपका प्रभाजी आसवन विधि द्वारा पूछता है, बार बार एग्जाम में पूछता है कि पेट्रोल वगैरह, डीजल वगैरह, पैराफिन, मोम वगैरह, अलकतरा जो आपको बनता है रोड पिच बनाने के लिए, तो ये सबको क्या होता है, पेट्रोल के जो होता है पेट्रोलियम के प्रभाजी आसवन विधि। तो पेट्रोलियम क्या होता है, लिक्विड है और उसको प्रभाजी आसवन द्वारा ही किया जाता है। इसलिए आप ध्यान में रखिएगा कि द्रव्य जो होगा, भिन्न भिन्न क्वथनांक वाला द्रव्यों को मिश्रण को जब अलग करना रहेगा तो हम किसके द्वारा करेंगे, प्रभाजी आसवन द्वारा करेंगे। किसके द्वारा, प्रभाजी आसवन द्वारा। चलिए नेक्स्ट है ब्राउनियन गति समर्थन करती है। ठीक है, यानी कि ब्राउनियन गति क्या होता है, मैंने ब्राउनियन गति के बारे में भी आपको फिजिक्स वाले चैप्टर में बताया है। तो ब्राउनियन गति के बारे में डिटेल से जानने के लिए क्या होता है वो आप जाके देख सकते हैं, मोशन में पढ़ाए हैं, लीनियर मोशन जब पढ़ाए थे उसमें ब्राउनियन गति के बारे में बताए हैं। तो यहाँ पे आप डायरेक्ट याद करें कि ब्राउनियन गति का समर्थन करता है। ठीक है, ब्राउनियन गति किस में होता है, तो ये क्या करता है, गतिज सिद्धांत पे काम करता है। किस पे करता है, गतिज सिद्धांत पे काम करता है, कौन, ब्राउनियन गति का समर्थन। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न को हम देखते हैं। एक और महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, देखते हैं कि रासायनिक तत्व को संकेत के रूप में व्यक्त करने वाला पहला प्रयास किसने किया था। ठीक है, तो जितने भी केमिकल एलिमेंट है, ठीक है, रासायनिक एलिमेंट है, उसको संकेतक कौन सा दिया था। जैसे हम सोना को क्या लिखते हैं, एयू लिखते हैं, चांदी को क्या लिखते हैं, एजी लिखते हैं। ठीक है, तो ये सब जो संकेत देने वाला काम किया वो कौन किया, तो सबसे पहले किसने किया था, तो बर्जेलियस ने किया था। कौन किया था, बर्जेलियस। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और कन्फ्यूजिंग क्वेश्चन है, इसलिए आप इसे याद रखें। ठीक है, कि किसने शॉर्टकट नाम दिया, नाम संकेतक दिया, मतलब शॉर्टकट में जो लिखा गया है तो बर्जेलियस ने दिया है। चलिए नेक्स्ट है तत्वों के रासायनिक एवं भौतिक गुण उनकी परमाणु संख्या के आवर्ती फलन होता है। ठीक है, तत्वों के रासायनिक एवं भौतिक गुण, केमिकल एंड फिजिकल प्रॉपर्टीज, ठीक है, डिपेंड अपॉन क्या होता है, एटॉमिक नंबर। आप याद रखिए, ठीक है, एटॉमिक नंबर। तो क्या होता है, हिंदी में याद रखें तो रासायनिक एवं भौतिक गुण किस पे डिपेंड करता है, तो परमाणु संख्या के आवर्ती फलन पे। किस पे, परमाणु संख्या के आवर्ती फलन पे। और ये बात कहा किसने, तो किसने कहा था, मोसले ने कहा था। क्या कहा था, मोसले ने कहा था। आप कमेंट कर बताएं कि मेंडलीफ ने क्या कहा था। ठीक है, मेंडलीफ ने क्या कहा था। तो ये मेरा जो प्रश्न है वो आपका आखिरी प्रश्न है, और वीडियो आप देखें, 2 से 3 बार देखें ताकि आपको सारे के सारे जो प्रश्न है वो याद हो जाए, और उसके बाद कमेंट करके बताएं कि हमारा जो वीडियो है वो आपको कैसा लगा है। ठीक है, वीडियो के बारे में राय जरूर दें कि अच्छा लगा है या ख़राब लगा है। अच्छा लगा होगा तो लाइक कीजिए उसको, ठीक है, तथा वो अच्छा लगा होगा वीडियो को तो लाइक कर दीजिएगा, दोस्तों के पास शेयर कर दीजिएगा, तथा हमारे चैनल
रियल वाला 2.1 को सब्सक्राइब करना नहीं भूले, क्योंकि इसी तरह के वीडियो हमारे चैनल पे अपलोड होते रहेगा तथा रेलवे के भी आपको जानकारी हर हमेशा मिलते रहेगा हमारे चैनल से। तो जल्दी से जल्दी जुड़े, ज़्यादा से ज़्यादा लोग जुड़े। धन्यवाद।